नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सेटल डाउन प्लीज। आज हम न्यूरोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, या जिसे हम शॉर्ट में टीआईए कहते हैं। अब आप सब लोग फाइनल ईयर में हैं, इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, कैजुअलिटी में ड्यूटी लगेगी, और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, वहां पे टीआईए और स्ट्रोक के पेशेंट्स आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। और टीआईए को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक डायग्नोसिस नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन विंडो है, एक मौका है एक पेशेंट को आने वाले डेविस्टेटिंग लाइफ ऑल्टरिंग स्ट्रोक से बचाने का। इसलिए इस लेक्चर को सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए समझना। हम इसे एक मास्टर क्लास की तरह अप्रोच करेंगे, जिसमें हम बेसिक डेफिनेशन से लेकर एडवांस पैथोफिजियोलॉजी, लेटेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस और आईसीयू लेवल के केस सिनारियोज तक डिस्कस करेंगे। सो पे फुल अटेंशन। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 6 सेक्शंस में टीआईए को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे। हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे, फिर कॉजेज, क्लिनिकल असेसमेंट, डायग्नोसिस, इमरजेंसी मैनेजमेंट और फाइनली प्रिवेंशन पर बात करेंगे। और ये सब हम एक क्लिनिकल केस के थ्रू करेंगे, मिस्टर शर्मा का केस, जो आपके पास कैजुअलिटी में आएंगे। इस केस के जरिए हम थ्योरी और प्रैक्टिस को कनेक्ट करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। चले शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। इस सेक्शन का टाइटल ही इसकी सबसे बड़ी टेक होम मैसेज है, TIA और वार्निंग स्ट्रोक। इस सेक्शन में हम TIA की डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे, इसको स्ट्रोक से डिफरेंशिएट करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट ये डिस्कस करेंगे कि TIA को वार्निंग स्ट्रोक क्यों कहते हैं। ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा क्लिनिकल इंप्लीकेशन है जो आपकी मैनेजमेंट डिसीजंस को गाइड करेगा। लेट्स स्टार्ट विद अ केस। तो हमारी मास्टर क्लास के पेशेंट हैं मिस्टर शर्मा। इमेजिन कीजिए आप इमरजेंसी में हैं, रात के 2 बजे हैं और एक पेशेंट आते हैं। मिस्टर शर्मा 65 साल के, उनके साथ उनकी फैमिली है, सब बहुत परेशान है। हिस्ट्री लेने पर पता चलता है कि उनको पिछले 10 साल से हाइपरटेंशन और 5 साल से डायबिटीज है, लेकिन दवाई अच्छे से नहीं लेते। कंप्लायंस इज पुअर। ये 2 फैक्ट सुनते ही आपके दिमाग में क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस आने चाहिए? हाइपोग्लाइसीमिया, सीजर, माइग्रेन विद ऑरा? यस, ऑल आर पॉसिबिलिटीज। But with this age and these risk factors, cerebrovascular events यानी stroke and TIA should be on top of your list. अब पेशेंट की कंप्लेंट सुनिए। हिस्ट्री इज द की। पेशेंट खुद बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब 15 मिनट के लिए मेरे राइट हैंड में बिल्कुल जान चली गई थी, हाथ उठा नहीं पा रहा था और जुबान लड़खड़ा रही थी, बोलने में तकलीफ हो रही थी, पर अब हॉस्पिटल आते आते सब बिल्कुल ठीक हो गया। फैमिली भी कंफर्म करती है। लेट्स एनालाइज दिस हिस्ट्री। इसमें 3 क्रूशियल कॉम्पोनेंट्स हैं। नंबर 1, सडन ऑनसेट। नंबर 2, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। इस केस में राइट साइडेड वीकनेस यानी हीमीपेरेसिस और स्लर्ड स्पीच यानी डिसार्थ्रिया। और नंबर 3, ट्रांजिएंट नेचर विद कंप्लीट रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स। ये तीनों मिलकर TIIT क्लासिक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो TIA होता क्या है? लेट्स ब्रेक डाउन द ऑफिशियल डेफिनेशन। A transient episode of neurologic dysfunction caused by focal brain, spinal cord or retinal ischemia without acute infarction. हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी। पहले टाइम बेस्ड डेफिनेशन होती थी कि सिम्टम्स 24 घंटे में रिजॉल्व होने चाहिए, बट दैट इज आउटडेटेड। अब डेफिनेशन टिश्यू बेस्ड है। न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन मतलब ब्रेन के फंक्शन में गड़बड़ी। फोकल मतलब ब्रेन के एक स्पेसिफिक हिस्से में जिसको एक पर्टिकुलर आर्टरी सप्लाई करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है विदाउट अक्यूट इन्फॉक्शन। इन्फॉक्शन का मतलब है इरिवर्सिबल सेल डेथ यानी परमानेंट डैमेज। तो TIA में ब्रेन के किसी हिस्से में टेम्पररी ब्लड फ्लो की कमी है, जिससे टेम्पररी सिम्टम्स आते हैं, लेकिन ब्रेन सेल्स मरते नहीं हैं। दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन जो वाइवा में पूछा जाता है, TIA और स्ट्रोक में क्या फर्क है? इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। TIA में जो ब्लॉकेज है वो टेम्पररी है। ब्लड क्लॉट बनता है, आर्टरी को ब्लॉक करता है, लेकिन जल्द ही बॉडी का अपना फाइब्रिनोलिटिक सिस्टम इसे डिसॉल्व कर देता है और ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाता है। इसलिए सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं। यह एक टेम्पररी पावर कट जैसा है। इस्कीमिक स्ट्रोक में ब्लॉकेज परसिस्टेंट है, क्लॉट वहीं अटका रहता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है और उस एरिया के ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं, जिसे हम इन्फॉक्शन कहते हैं। यहाँ इश्मिक कोर के आसपास एक पेनम्ब्रा एरिया होता है जिसे हम बचा सकते हैं अगर जल्दी ट्रीटमेंट दें। स्ट्रोक परमानेंट फ्यूज उड़ने जैसा है, इसीलिए TI को वार्निंग स्ट्रोक कहते हैं। ये एक चेतावनी है, एक रेड फ्लैग है। TI इज नेचर्स वार्निंग शॉट। ये बता रहा है कि पेशेंट की आर्टरीज में अनस्टेबल प्लाक बन रहा है या हार्ट से क्लॉट आ रहा है, जो एक बड़ा डिसेबलिंग स्ट्रोक कर सकता है। रिसर्च शोज कि TI के बाद स्ट्रोक का रिस्क स्काई हाई होता है, स्पेशली इन द फर्स्ट 48 आवर्स। स्टडीज हैव शोन दैट अप टू 10 to 15% of TI patients will have a stroke within 3 months, and half of these strokes occur within the first 2 days. This is a staggering number.
So the crucial point is, TI is not a mini stroke. This term should be banned. TI is a major neurological emergency. आप पेशेंट को ये कहकर घर नहीं भेज सकते कि अब तो ठीक हो गया है, चिंता की बात नहीं. That is medical negligence of the highest order. The clock for the next stroke has already started ticking. Let's move to section 2, causes of TIA. अब जब हमें पता है कि TIA क्या है, अब हम इसके क्यों और कैसे पर फोकस करेंगे. मिस्टर शर्मा जैसे पेशेंट को TIA क्यों हुआ, अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या है. इस सेक्शन में हम TIA की रिस्क फैक्टर्स और उसकी डिटेल्ड पैथोफिजियोलॉजी को समझेंगे. रिमेंबर, TIA का ट्रीटमेंट सिर्फ सिम्टम्स को मैनेज करना नहीं है, बल्कि उसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके आगे होने वाले स्ट्रोक को प्रिवेंट करना है. और उसके लिए इटियोलॉजी को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है. देखिए, TIA और स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स आसमान से नहीं आते. इस लिस्ट में सबसे ऊपर है हाइपरटेंशन. अनकंट्रोल्ड हाई बीपी ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग एंडोथीलियम को डैमेज करता है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस एक्सेलरेट होता है. याद रखिए, हाइपरटेंशन इज द सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर. फिर है डायबिटीज मेलाइटिस, जो कि एक प्रो थ्रोम्बोटिक स्टेट क्रिएट करता है और एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ाता है. मिस्टर शर्मा के केस में ये दोनों अहम रिस्क फैक्टर्स हैं. साथ में हाइपरलिपिडीमिया यानी हाई कोलेस्ट्रॉल, जो डायरेक्टली आर्टरीज में एथेरोमेटस प्लैक बनाता है. स्मोकिंग डायरेक्टली एंडोथीलियल डिसफंक्शन करती है और ब्लड को ज्यादा स्टिकी बनाती है. एट्रियल फाइब्रिलेशन, एक इरेगुलर हार्टबीट जिसमें लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज में ब्लड स्टेसिस होता है और वहां से क्लॉट्स बनकर ब्रेन में जा सकते हैं, इसे हम कार्डियो एम्बोलिज्म कहते हैं. और फाइनली, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जैसे बढ़ती उम्र और मॉडिफाइबल फैक्टर्स जैसे ओबेसिटी और सेडेंट्री लाइफस्टाइल. अब हम TIA होने के मुख्य कारण यानी एटियोलॉजी को समझेंगे. इसको हम टोस्ट क्लासिफिकेशन से भी समझ सकते हैं. ब्रॉडली TIA के 3 मुख्य मैकेनिज्म्स हैं. नंबर 1 एंड द मोस्ट कॉमन इज लार्ज आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस. इसका मतलब है कि ब्रेन को सप्लाई करने वाली एक्स्ट्राक्रेनियल आर्टरीज जैसे कैरोटिड बाइफिकेशन या इंट्राक्रेनियल आर्टरीज जैसे मिडिल सेरिब्रल आर्टरीज, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का प्लैक बन जाता है. जब यह प्लैक रप्चर होता है तो वहां से एम्बोली निकलकर आगे ब्रेन में जाते हैं. नंबर 2 इज कार्डियो एम्बोलिज्म. इसमें प्रॉब्लम ब्रेन की आर्टरीज में नहीं बल्कि हार्ट में होती है. हार्ट के चैम्बर्स से, यूजुअली लेफ्ट एट्रियम से, एक ब्लड क्लॉट यानी एम्बुलस निकलकर एओर्टिक आर्च के थ्रू ब्रेन में ट्रैवल करता है. इसका सबसे कॉमन कॉज है नॉन वैल्वुलर एट्रियल फाइब्रिलेशन. नंबर 3 इज स्मॉल वेसल डिजीज या लैकुना मैकेनिज्म. इसमें ब्रेन के डीप स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करने वाली छोटी पेनेट्रेटिंग आर्टरीज जैसे लेंटिकुलोस्ट्रिएट आर्टरीज में लाइपोहीलियनोसिस के कारण ब्लॉकेज होता है. ये क्रॉनिक हाइपरटेंशन और डायबिटीज में कॉमन है. चलिए, सबसे कॉमन मैकेनिज्म लार्ज आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस पर फोकस करते हैं. इस डायग्राम को देखिए, ये कैरोटिड आर्टरी का क्रॉस सेक्शन है. एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण आर्टरी की वॉल में एक प्लाक बन जाता है. इस प्लाक का एक फाइब्रस कैप होता है और अंदर एक लिपिड रिच थ्रोम्बोजेनिक कोर होता है. जब हाई ब्लड प्रेशर या इन्फ्लेमेशन के कारण इस प्लाक का थिन फाइब्रस कैप रप्चर होता है तो उसका थ्रोम्बोजेनिक कोर ब्लड के कांटेक्ट में आता है. इससे वहां पर प्लेटलेट एग्रीगेशन और फाइब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन ट्रिगर होता है. इस क्लॉट का एक हिस्सा यानी एक एम्बुलस वहां से टूटकर आगे सेरिब्रल सर्कुलेशन में जाकर किसी छोटी आर्टरी को टेम्परेरीली ब्लॉक कर देता है. इस मैकेनिज्म को हम आर्टरी टू आर्टरी एम्बुलिज्म कहते हैं. मिस्टर शर्मा के केस में हमारा प्राइमरी सस्पिशन यही है. तो TI में परमानेंट डैमेज क्यों नहीं होता? ये एडवांस्ड पैथोफिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है. ध्यान से सुनिए. नॉर्मली सेरिब्रल ब्लड फ्लो CBF अराउंड 50 ml per 100 ग्राम ऑफ ब्रेन टिश्यू पर मिनट होता है. जब ये फ्लो कम होता है तो न्यूरॉन्स का फंक्शन अफेक्ट होता है. यहाँ 2 क्रिटिकल थ्रेशोल्ड्स हैं. फर्स्ट, द थ्रेशोल्ड फॉर न्यूरोनल डिसफंक्शन, जो लगभग 20 ml per 100 G पर मिनट है. जब CBF इस लेवल से नीचे जाता है तो न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकली फेल हो जाते हैं. सिनेप्टिक ट्रांसमिशन बंद हो जाता है, जिससे पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं. लेकिन न्यूरॉन्स अभी जिंदा हैं, दे आर जस्ट नॉट फायरिंग. दिस स्टेट इज कॉल्ड द इस्कीमिक पेनम्ब्रा. TI में ब्लॉकेज इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है कि ब्लड फ्लो इस डिसफंक्शन थ्रेशोल्ड से नीचे जाता है, लेकिन दूसरे थ्रेशोल्ड यानी इन्फाक्शन थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचता या उसके नीचे बहुत कम देर के लिए रहता है. इन्फाक्शन थ्रेशोल्ड अराउंड 10 ml per 100 G पर मिनट है. इसके नीचे अगर फ्लो कुछ मिनट से ज्यादा रहे तो इरिवर्सिबल सेल डेथ यानी इन्फाक्शन हो जाता है. TI में क्लॉट जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है और रीपरफ्यूजन हो जाता है बिफोर इरिवर्सिबल डैमेज अकर्स. इसीलिए हम इसे रिवर्सिबल इस्कीमिया कहते हैं. द न्यूरॉन्स जस्ट वेक अप एंड स्टार्ट वर्किंग अगेन. अब जब हमें पैथोफिजियोलॉजी समझ आ गई है तो चलिए देखते हैं कि TI के पेशेंट को क्लिनिकली कैसे असेस करना है. इमरजेंसी में मिस्टर शर्मा आपके सामने बैठे हैं. रिमेंबर, बाय द टाइम यू सी देम द सिम्टम्स आर गॉन.
आपका सारा डायग्नोसिस हिस्ट्री पर डिपेंड करेगा, सो यू हैव टू बी अ गुड डिटेक्टिव। आप उनसे क्या पूछेंगे, क्या एग्जामिन करेंगे? हमारा गोल है ये पता लगाना कि ब्रेन का कौन सा वैस्कुलर टेरिटरी इन्वॉल्व था जिससे हमें कॉज का क्लू मिलेगा। टीआईए के सिम्टम्स की सबसे खास बात है उनका सडन ऑनसेट एंड नेगेटिव नेचर, लॉस ऑफ फंक्शन। कॉमन सिम्टम्स में शामिल हैं यूनिलैटरल वीकनेस या सेंसरी लॉस, जो यूजुअली मिडिल सेरेब्रल आर्टरी एमसीए टेरिटरी इन्वॉल्वमेंट सजेस्ट करता है। स्पीच डिस्टर्बेंस जैसे डिसार्थिया, स्लरिंग ऑफ स्पीच या अफेजिया, लैंग्वेज प्रॉब्लम। अगर एक्सप्रेसिव अफेजिया है, ब्रोकाज एरिया, तो डोमिनेंट हेमिस्फीयर एमसीए टेरिटरी। विजन लॉस, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, डिजीनेस या वर्टिगो, एटैक्सिया, इम्बैलेंस, डिप्लोपिया, डबल विजन, ये सब पोस्टीरियर सर्कुलेशन वर्टिब्रोबैसिलर सिस्टम के सिम्टम्स हैं। सिम्टम की लोकेशन आपको सीधा वैस्कुलर टेरिटरी तक ले जाती है। ब्रेन की ब्लड सप्लाई को हम दो सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं। एंटीरियर सर्कुलेशन, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आईसीए से आती है और आगे मिडिल सेरेब्रल आर्टरी एमसीए और एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एसीए बनाती है। ये ब्रेन के आगे के 2/3 हिस्से को सप्लाई करती है। दूसरा है पोस्टीरियर सर्कुलेशन, जो दो वर्टिब्रल आर्टरीज के मिलने से बैसिलर आर्टरी बनाती है और फिर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज पीसीए। ये ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम और ऑक्सिपिटल लोब्स को सप्लाई करती है। अगर पेशेंट को यूनिलैटरल वीकनेस, एफेजिया या एमारोसिस फ्यूगैक्स है तो ये कैरोटिड टेरिटरी एंटीरियर सर्कुलेशन टीआईए है। मिस्टर शर्मा के सिम्टम्स राइट हैंड वीकनेस एंड डिसार्थ्रिया पॉइंट टुवर्ड्स अ लेफ्ट एमसीए टेरिटरी टीआईए है। अगर पेशेंट को डिजीनेस, एटैक्सिया, डिप्लोपिया जैसे सिम्टम्स हैं तो ये वर्टिब्रोबैसिलर टेरिटरी पोस्टीरियर सर्कुलेशन टीआईए सजेस्ट करता है। एक स्पेसिफिक सिम्टम है जिसके बारे में एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, एमोरोसिस फ्यूगैक्स। इसका लिटरल मीनिंग है फ्लीटिंग डार्कनेस। ये एक आंख की रोशनी का अचानक, पेनलेस, टेम्पररी मोनोक्यूलर लॉस है। पेशेंट इसको डिस्क्राइब करते हैं जैसे आंख के आगे पर्दा गिर गया। ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, जो कि ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की ब्रांच है और वो आईसीए की ब्रांच है, उसमें टेम्पररी ब्लॉकेज के कारण होता है। इसलिए एमोरोसिस फ्यूगैक्स इज एसेंशियली अ रेटिनल टीआईए और ये इप्सिलैटरल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डिजीज का एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल इंडिकेटर है। अगर कोई पेशेंट ऐसी हिस्ट्री दे तो उसकी कैरोटिड आर्टरी को अर्जेंटली इन्वेस्टिगेट करना है। ओके, सो बेस्ड ऑन हिस्ट्री हमारा क्लिनिकल सस्पिशन टीआईए का है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अब हमारा काम है इस क्लिनिकल डायग्नोसिस को कंफर्म करना और टीआईए मिमिक्स को रूल आउट करना। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमें इस पेशेंट को फ्यूचर स्ट्रोक होने का रिस्क स्ट्रैटिफाई करना है। रिस्क असेसमेंट ही हमारे अगले मैनेजमेंट डिसीजंस को गाइड करेगा कि पेशेंट को एडमिट करना है या ओपीडी बेसिस पे वर्कअप करना है। दिस सेक्शन इज ऑल अबाउट डायग्नोस्टिक वर्कअप एंड रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन। टीआई के बाद शॉर्ट टर्म स्ट्रोक रिस्क को असेस करने के लिए हम एक बहुत ही यूजफुल क्लिनिकल टूल यूज करते हैं जिसे कहते हैं ABCD2 स्कोर। ये एक सिंपल सा बेड साइड स्कोर है जो हमें इमरजेंसी रूम में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके कंपोनेंट्स देखिए। A फॉर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 ईयर्स इज इक्वल टू 1 पॉइंट। B फॉर ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन और इक्वल टू 140/90 मिलीमीटर Hg एट प्रेजेंटेशन इज इक्वल टू 1 पॉइंट। C फॉर क्लिनिकल फीचर्स यूनिलैटरल वीकनेस के 2 पॉइंट्स हैं क्योंकि ये हायर रिस्क सिग्निफाई करता है, जबकि सिर्फ स्पीच डिस्टर्बेंस विदाउट वीकनेस का 1 पॉइंट है। D फॉर ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 मिनट्स के 2 पॉइंट्स, 10 to 59 मिनट्स का 1 पॉइंट। और दूसरा ID फॉर हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज 1 पॉइंट। लेट्स सी हाउ टू अप्लाई दिस। चलिए अब मिस्टर शर्मा का स्कोर कैलकुलेट करते हैं। उनकी एज 65 है, 1 पॉइंट। बीपी 160/90 था, 1 पॉइंट। क्लिनिकल फीचर था यूनिलैटरल वीकनेस, 2 पॉइंट्स। ड्यूरेशन 15 मिनट थी, 1 पॉइंट। और डायबिटीज की हिस्ट्री है, 1 पॉइंट। तो टोटल स्कोर हुआ 6। ABCD2 स्कोर ऑफ 6 to 7 इज कंसिडर्ड हाई रिस्क। इसका मतलब है कि मिस्टर शर्मा को अगले 2 दिन में स्ट्रोक होने का रिस्क अराउंड 8% है और 7 दिन में 12% तक। दिस इज अ वेरी हाई रिस्क। ऐसे पेशेंट को हम घर नहीं भेज सकते। गाइडलाइंस कहती हैं कि अ स्कोर ऑफ 4 और मोर वारंट्स हॉस्पिटल एडमिशन फॉर अर्जेंट वर्कअप एंड मैनेजमेंट। सो मिस्टर शर्मा नीड्स टू बी एडमिटेड राइट अवे। हाई रिस्क पेशेंट को एडमिट करने के बाद हमारा अर्जेंट वर्कअप शुरू होता है। इसके 2 गोल्स हैं। गोल 1, रूल आउट TIA मिमिक्स लाइक हेमरेज एंड कंफर्म इफ देयर इज एनी स्मॉल इन्फॉक्शन। इसके लिए सबसे पहला टेस्ट है एक नॉन कॉन्ट्रास्ट CT ब्रेन। ये फास्ट है और हेमरेज को इमीडिएटली रूल आउट कर देता है। लेकिन TIA के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है MRI ब्रेन विद डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, DWI। DWI इतना सेंसिटिव है कि ये अक्यूट इस्कीमिया को मिनट्स में डिटेक्ट कर लेता है। अगर DWI पर एक ब्राइट स्पॉट दिखता है तो वो अक्यूट इन्फॉक्शन है और डेफिनेशन के हिसाब से वो TIA नहीं बल्कि एक इस्कीमिक स्ट्रोक है। गोल 2,
फाइंड द कॉज। हमें सोर्स ढूंढना है। इसके लिए हम कैरोटिड डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराते हैं टू लुक फॉर कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस, और हार्ट से सोर्स रूल आउट करने के लिए ईसीजी और 2D इकोकार्डियोग्राफी। ब्लड वेसल्स को डिटेल में देखने के लिए सीटी एंजियोग्राफी या एमआर एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। ये एक प्रोफेसर्स पर्ल है, इसको हमेशा याद रखना। In normal CT brain in a suspected TIA patient is reassuring, but it is not the end of the investigation. एक प्लेन CT स्कैन अर्ली इस्कीमिक स्ट्रोक को रूल आउट नहीं कर सकता। पहले 24 घंटों में स्मॉल इन्फार्क्ट CT पर विजिबल नहीं होते। CT ओनली रूल्स आउट हेमरेज। इसलिए अगर क्लिनिकल सस्पिशन हाई है तो पेशेंट को MRI विथ DWI के लिए प्लान करना ही है। एक नॉर्मल CT के बेसिस पर पेशेंट को डिस्चार्ज करना एक कॉमन मिस्टेक है, और कॉज ढूंढने के लिए नेक वेसल इमेजिंग लाइक कैरोटिड डॉपलर एंड कार्डियक इवैल्यूएशन आर एब्सोल्युटली मैंडेटरी। ओके, सो हमने मिस्टर शर्मा को हाई रिस्क TIA डायग्नोज किया है। उनका ABCD2 स्कोर 6 है। हमने उन्हें एडमिट कर लिया है। अब उनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। आपके एक्शंस अगले कुछ घंटों में डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को स्ट्रोक होगा या नहीं। मैनेजमेंट के स्टेप्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट, एडमिट द पेशेंट। Second, as soon as you have a CT brain that has ruled out hemorrhage, start antiplatelet therapy. The goal is to prevent further platelet aggregation on a ruptured plaque. Third, manage vitals. Blood glucose को normal range में रखें, blood pressure को monitor करें। Acute stage में हम permissive hypertension allow करते हैं up to 220/120 mmHg to maintain cerebral perfusion, इसलिए BP को बहुत aggressively lower नहीं करना है unless there is a specific indication. Fourth, start a high-intensity statin, irrespective of cholesterol levels. Statins के pleiotropic effects होते हैं, ये plaque को stabilize करते हैं और anti-inflammatory action भी करते हैं. Fifth, find the cause. ECG, echo, carotid Doppler. और finally, based on the cause, plan the definitive long-term treatment. मेडिकल मैनेजमेंट का मेन पिलर है एंटीप्लेटलेट थेरेपी। For suspected atherosclerotic TIA, we start with a loading dose of aspirin 325 mg. Landmark trials like the CHANCE trial and the POINT trial have shown that in high-risk TIA or minor stroke, adding clopidogrel to aspirin for a short duration is highly beneficial. So we give a loading dose of clopidogrel 300 mg followed by dual antiplatelet therapy DAPT, aspirin 75 mg plus clopidogrel 75 mg daily. ये DAPT हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूजुअली 21 डेज कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद सिंगल एंटीप्लेटलेट फॉर लाइफ। साथ में हाई इंटेंसिटी स्टैटिन जैसे एटोरवास्टैटिन 80 mg शुरू करना कंपल्सरी है फॉर इट्स प्लैक स्टेबलाइजेशन इफेक्ट्स। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, ध्यान से सुनो। अगर TIA का कारण एट्रियल फिब्रिलेशन कार्डियोएम्बोलिज्म है तो हम एंटीप्लेटलेट्स नहीं बल्कि एंटीकोएगुलेंट्स यूज करते हैं। अ कार्डियोएम्बोलिक क्लॉट इज फाइब्रिन रिच, सो एंटीकोएगुलेंट्स आर मोर इफेक्टिव। ऑप्शंस इंक्लूड वारफेरिन, विटामिन के एंटागोनिस्ट या न्यूअर ड्रग्स जैसे एपेक्साबान, रिवारोक्साबान, डैबिगाट्रान जिन्हें डोएक्स कहते हैं। एफिप के केस में एंटीप्लेटलेट्स इफेक्टिव नहीं होते। क्लिनिकल पर्ल, एक्यूट स्टेज में एंटीकोएगुलेशन कब शुरू करें इस पर डिबेट है, बट जनरली TIA के केस में हम इसे जल्दी शुरू कर सकते हैं वंस इमेजिंग हैज रूल्ड आउट एनी हेमरेज और लार्ज इन्फैक्ट। तो रूल इज सिंपल, एथेरोस्क्लेरोसिस इज इक्वल टू एंटीप्लेटलेट्स, कार्डियोएम्बोलिज्म इज इक्वल टू एंटीकोएगुलेंट्स। मान लीजिए मिस्टर शर्मा का कैरोटिड डॉपलर हमने कराया और उसमें पता चला कि उनकी लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में 80% स्टेनोसिस है, मेजर्ड बाय NASCET क्राइटेरिया। दिस इज सिवियर सिम्टोमैटिक कैरोटिड स्टेनोसिस। मेडिकल मैनेजमेंट के साथ अब हमें रीवैस्कुलराइजेशन के बारे में सोचना होगा। गोल्ड स्टैंडर्ड ऑप्शन है कैरोटिड एंड आर्टेरेक्टोमी CEA। इस ओपन सर्जिकल प्रोसीजर में वैस्कुलर सर्जन नेक में इंसिजन देकर कैरोटिड आर्टरी को एक्सपोज करता है, उसको क्लैम्प करता है और उसके अंदर जमे हुए एथेरोमेटस प्लैक को सर्जिकली निकाल देता है। इससे एम्बुली का सोर्स ही खत्म हो जाता है। For symptomatic patients with 70 to 99% stenosis, CEA has been proven to significantly reduce future stroke risk. Importantly, ये प्रोसीजर TIA के बाद जल्दी से जल्दी, ideally within 2 weeks, करना चाहिए। सर्जरी का एक ऑल्टरनेटिव है कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग CAS। ये एक एंडोवैस्कुलर लेस इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसमें फेमोरल आर्टरी से कैथेटर डालकर कैरोटिड आर्टरी तक जाते हैं। पहले एक एम्बोलिक प्रोटेक्शन डिवाइस डिप्लॉय करते हैं ताकि प्रोसीजर के दौरान कोई डेब्री ब्रेन में ना जाए। फिर बलून से आर्टरी को डायलेट करते हैं और एक मेटालिक स्टेंट वहां डिप्लॉय कर देते हैं। ये स्टेंट आर्टरी को खुला रखता है। CAS जनरली उन पेशेंट्स के लिए रिजर्व होता है जो CA के लिए हाई रिस्क हैं, जैसे सीवियर कार्डियक डिजीज, प्रीवियस नेक रेडिएशन और सर्जरी या कॉन्ट्रालैटरल कैरोटिड ऑक्लूजन। CA और CAS के बीच का डिसीजन हार्ट टीम अप्रोच से पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है।
पेशेंट का इमीडिएट ट्रीटमेंट हो गया, उनकी सर्जरी भी हो गई, अक्यूट क्राइसिस हैज़ बीन मैनेज्ड। अब आप आईसीयू में सुबह राउंड पर हैं और पेशेंट डिस्चार्ज के लिए तैयार है। लेकिन टीआईए एक क्रॉनिक डिजीज का अक्यूट मैनिफेस्टेशन है। आपका काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट काम अब शुरू होगा, लॉन्ग टर्म सेकेंडरी स्ट्रोक प्रिवेंशन। हम पेशेंट को एक और इवेंट से कैसे बचाएंगे? टीआईए के बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। इसके पिलर क्या हैं? सबसे पहले एग्रेसिव ब्लड प्रेशर कंट्रोल, टारगेट लेस देन 130/80 मिलीमीटर्स ऑफ Hg। दूसरा, टाइट ग्लाइसीमिक कंट्रोल विद अ टारगेट HbA1c ऑफ लेस देन 7%। तीसरा, लाइफ लॉन्ग एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी, या तो सिंगल एंटीप्लेटलेट एग्जाम्पल एस्पिरिन या एंटीकोएगुलेंट्स इफ एफिब। चौथा, लाइफ लॉन्ग हाई इंटेंसिटी स्टैटिन थेरेपी विद अ टारगेट LDL कोलेस्ट्रॉल ऑफ लेस देन 70 मिलीग्राम्स पर DL और इवन 55 इन सम केसेस। और पांचवा, जो शायद सबसे जरूरी है, एग्रेसिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। ये पांचों पिलर्स मिलकर पेशेंट के फ्यूचर रिस्क को कम करते हैं। आपको एज अ डॉक्टर मिस्टर शर्मा और उनकी फैमिली को ये सब चीजें अच्छे से समझानी है। पेशेंट काउंसलिंग इज द की। उन्हें बताना है कि स्मोकिंग बिल्कुल बंद करनी है, अल्कोहल को लिमिट करना है, रोज कम से कम 30 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, खाने में नमक और फैट कम करना है, अ हेल्दी डाइट लाइक द मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो करनी है और अपना वेट कंट्रोल में रखना है। पेशेंट एजुकेशन इज द की टू प्रिवेंटिंग अ फ्यूचर पॉसिबली फेटल स्ट्रोक। तो हमने मिस्टर शर्मा की जर्नी देखी, फ्रॉम सिम्टम टू स्ट्रैटेजी। इस केस को हम एक बार समराइज करते हैं। पेशेंट ER में आए विथ ट्रांजिएंट वीकनेस। हमने उन्हें हाई रिस्क TI डायग्नोज किया यूजिंग ABC2 स्कोर। उन्हें एडमिट करके तुरंत डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी और स्टैटिन शुरू किया गया। इन्वेस्टिगेशंस में कैरोटिड डॉपलर ने 80% स्टेनोसिस दिखाई। इसके लिए उनकी कैरोटिड एंडार्टेरेक्टमी की गई और अब उन्हें लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन और लाइफस्टाइल एडवाइस के साथ डिस्चार्ज किया जा रहा है। इस केस से हमने TI के सारे एस्पेक्ट्स को प्रैक्टिकली समझा। दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच एवरी TI पेशेंट। लेट्स डू अ फाइनल रैपिड रिविजन। इस पूरे लेक्चर से अगर आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो ये है, TI इज नॉट अ माइनर इवेंट, इट इज अ मेजर न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी। पेशेंट ठीक होकर आपके सामने बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया। द क्लॉक इज टिकिंग। असल खतरा तो अब शुरू हुआ है। योर प्रॉम्प्ट एंड एग्रेसिव एक्शन कैन सेव द पेशेंट्स ब्रेन एंड देयर लाइफ। नेवर एवर अंडर एस्टिमेट TI। इस सवाल